हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2018 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में भी यही इंस्ट्रक्शन थी जो अभी है। सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था, तो सेक्शन ए हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, सेक्शन बी सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। 13 to 16 क्वेश्चन 1 मार्कर हैं, 17 18 3 मार्क ईच, 19 to 21 4 मार्क ईच एंड 22 to 24 6 मार्क ईच। पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द नेशनल इनकम? इनमें से कौन नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा? इट इज द कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स बेटा, अगर आपको याद हो, जब हम एनडीपीएटीएफ निकालते थे इनकम मेथड में तो भी ऐड होता था। तो बेटा कॉर्पोरेट टैक्स ही ऐड होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज बेटा एनआईटी निकालने के लिए आईटी में से ही माइनस होती है। इसका कोई रोल नहीं है, नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा सिर्फ एक ही चीज, कॉर्पोरेशन टैक्स। आगे बढ़ जाते हैं, डिफाइन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा टोटल कितनी मनी पब्लिक ने हेल्ड की हुई है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट भी है तो ये वर्ड आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं 15th वन। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय राइजिंग रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर एक ही हेडिंग के दोनों पहलू गिवन है तो बेटा बाकी दोनों ऑप्शन पढ़ने बेकार है, आंसर सी होगा या डी होगा। और अगर आप खुद सोच लो मुझे क्या करना है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करनी पड़ेगी। आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वापसी बाय करेगा मार्केट से। जब बेटा बाय करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, जैसे ही पैसे देगा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यही है बेटा सही तरीका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन? बेटा क्योंकि ऐसा माना जाता है एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, इसलिए कंजम्पशन कांट बी जीरो, इट स्टार्ट विद द वाई एक्सेस ओनली। तो ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं 17th वन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फाइनल गुड्स एंड विच आर द इंटरमीडिएट गुड्स, गिव रीजन। कौन से फाइनल गुड्स हैं, कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं, रीजन बताने। मिल्क परचेज्ड बाय अ टी स्टॉल। बेटा अगर एक टी स्टॉल मिल्क खरीद रहा है चाय बनाने के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि जैसे ही चाय बनेगी मिल्क की कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। यही इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं बेटा जिनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बचती ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स है। बस परचेज्ड बाय अ स्कूल, बेटा ये तो ऐसा इन्वेस्टमेंट खरीदा उन्होंने, तो ये फाइनल गुड्स है। और जूस परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल कैंटीन। बेटा एक हाउस होल्ड कुछ भी बाय कर ले, ठीक है ना, वो कंजम्पशन के लिए ही बाय करेगा, और हम क्या मानते हैं ये भी क्या है, फाइनल गुड्स। तो सेकंड और थर्ड पार्ट फाइनल गुड्स, फर्स्ट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। 18th वन, define a term multiplier. What is the relation between MPC and the multiplier? Calculate the MPC if the value of multiplier is 4। ठीक है जी, तो मुझसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो बेटा करते हैं जरा इसको अच्छे से सॉल्व। डिफाइन द टर्म मल्टीप्लायर। आप याद करो बेटा के का एक फॉर्मूला होता था डेल वाई अपॉन डेल आई। तो मैं इसी सेंस में डेफिनेशन को लिखूंगा, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट lead to the greater increase in the income। या multiplier expresses the relationship between increase in the investment lead to the greater increase in the income। मल्टीप्लायर रिलेशन बताता है डेल वाई और डेल आई की, इस सेंस में आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। रही बात रिलेशन कैसी होती है मल्टीप्लायर की एमपीसी के साथ, देखो के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। अगर एमपीएस के साथ रिलेशन पूछता तो इनडायरेक्ट होती, लेकिन के का एक फॉर्मूला ऐसा भी तो होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के की रिलेशन एमपीसी के साथ डायरेक्ट बैठेगी। जितनी ज्यादा वैल्यू आप एमपीसी की पुट करोगे उतना ज्यादा के आता चला जाएगा, चाहे प्रूव करके देख लो। एक काम करते हैं, एमपीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा पुट करते हैं, 0.9 पुट करते हैं, के क्या आ जाएगा ऐसे सिचुएशन में, 10 टाइम्स आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैलकुलेट द एमपीसी द मल्टीप्लायर इज 4। बेटा अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू में 4 रख दूं तो एमपीसी कितना आ जाएगा, एमपीएस कितना आ जाएगा,
एमपीएस तो 0.25 आ जाएगा, तो एमपीएस कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। चलो जी आंसर मिल गया हमें, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बेटा एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन तो आप पढ़ लेना बेटा, फिर भी मैं बात बता देता हूँ। बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है आखिरी चारा। अगर कॉमर्शियल बैंक की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करने को तैयार नहीं है तो बेटा आरबीआई हमेशा आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेगा। मैं समझाता हूँ एक चीज आपको एग्जांपल देकर कि क्यों कॉमर्शियल बैंक को हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज कि बेटा आज मेरी ब्रांच का फर्स्ट डे, आज मेरा बैंक पहले दिन खुलने जा रहा है और एक पर्सन आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी मैं सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज। मैंने कहा जी बहुत शौक से खुलवा। उन्होंने मेरे यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, 10 लाख रुपए दे दिए मेरे बैंक को। मैंने क्या किया, अगले ही दिन बेटा मेरे पास कोई लोन का ग्राहक आता है, मैंने उनको 10 लाख रुपए का लोन कर दिया। ठीक है जी, मान लो बस अभी तक बैंक में यही सिचुएशन है। 10 लाख रुपए आए थे सेविंग बैंक में और मैंने 10 लाख रुपए का, सॉरी 10 लाख का पूरा तो लोन नहीं कर सकता, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करी, मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और 9 लाख का लोन कर दिया। सीआरआर मेंटेन करनी पड़ती है विद आरबीआई और एसएलआर का पैसा अपने ही पास रखना पड़ता है। मान लो सीआरआर का रेट था 3%, तो 10 लाख का 3% 30,000 रुपए मैंने आरबीआई को दिए और 70,000 रुपए एसएलआर के तौर पे अपने पास रखे हुए। अब वो पर्सन आके जिनका सेविंग अकाउंट था उन्होंने कहा जी मुझे अर्जेंट जरूरत है, लाओ जी मेरे 9 लाख रुपए वापस करो। बताओ बेटा, मेरे पास 9 लाख रुपए हैं, मेरे पास तो 9 लाख नहीं है। मेरे पास 10 लाख आए थे, मैंने 30,000 आरबीआई को दिए, 70,000 अपने पास रखे और 9 लाख का लोन दे दिया। अब वो 9 लाख रुपए निकलवाना चाहते हैं, उनको अर्जेंट जरूरत है। अब आप बताओ कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है या नहीं। बेटा हर हाल में कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, और अगर आप सीआरआर मेंटेन करते हो विद आरबीआई, आरबीआई की सारी रेगुलेशन पूरी करते हो, तो आरबीआई आपकी फाइनेंशियल हेल्प जरूर करेगा। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब भी आरबीआई आपकी हेल्प करेगा। यही है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आई होप मैंने इन डिटेल क्लियर कर दी आपको ये बात। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द इन्फ्लेशनरी गैप, स्टेट 3 मेजर्स टू रिड्यूस दिस गैप। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसकी चर्चा करी है और उससे भी पिछले लेक्चर में भी मैंने इसकी चर्चा की है। बेटा मैंने दो दो मेजर्स वहां पर सिखाए हैं। हम यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब मैं 20th का ए पार्ट नहीं कर रहा, चॉइस वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। What is meant by the aggregate demand, state its component। बेटा aggregate demand क्या होती है? Aggregate demand refers to the total value of all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during the year। बेटा एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में ना जो दिखनी चाहिए बातें, एक तो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, all the sector of an economy are planning to buy। ये बेटा planning to buy है, not a actual demand। planning to buy at a particular level of income, at a given level of income लिख लो, at a given level of income during a year। बेटा ये 5 बातें हर हाल में एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में दिखनी चाहिए, तब जाके वो ठीक है। रही बात स्टेट इट्स कंपोनेंट की, अगर पूछ ही लिया गया है तो बात समझो। बेटा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं होता, और जो एक्सपेंडिचर मेथड के आपने कंपोनेंट पढ़े थे वही 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं, इसको जी से, इसको आई से, और ये एक्स माइनस एम से। हमारे पास ना बेटा ज्यादातर चीजें दो सेक्टर इकोनॉमी में ही है, तो हमारे पास बेटा सिर्फ दो ही सेक्टर बोले गए हैं, गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन सेक्टर नहीं। हमें बोला गया जब हाउस होल्ड और फर्म एग्जिस्ट करें तो क्या होगी, तो बेटा इसीलिए हम लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई के बराबर। जब आप इतना सब कुछ लिखोगे तो पूरे नंबर डिजर्व करते हो। आगे बढ़ते हैं 21। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.6 एंड द इनिशियल income in the economy is 100 crores। Prepare a schedule showing income, consumption, savings, and also show the equilibrium level of income by assuming autonomous investment is 80 crores। बेटा मुझे एक शेड्यूल प्रिपेयर करना है और बहुत कुछ गिवन है, तो शेड्यूल प्रिपेयर कर देते हैं। इन्होंने बोला कि इनको क्या क्या चाहिए बेटा, इनको शेड्यूल में 4 चीजें चाहिए बेटा। ठीक है, एक तो इनकम चाहिए,
इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन चाहिए, सेविंग चाहिए और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। इनिशियल इनकम 100 है तो 100, 200, 300, 400, 500 जितना बनाना चाहो बना सकते हो। बेटा कंजम्पशन इन्होंने बताया एमपीसी कितना है, एमपीसी इज 0.6। बेटा अगर एमपीसी 0.6 है तो बेटा कितनी हो जाएगी मेरी कंजम्पशन? बेटा ये 60 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, 180, 240, 320। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये 300 होगा बेटा, नॉट अ 320। ये मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूं? मेरे को एमपीसी 0.6 दे रखा है, मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यही मतलब होता है बेटा। अगर मैंने इनकम 100 रुपए से बढ़ा दी तो कितनी कंजम्पशन बढ़ेगी? 100 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अगर मैंने इनकम को 200 से बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएगी? ऐसे मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा। रही बात सेविंग की, तो बेटा एक फॉर्मूला लगा सकते हो, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। अगर इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, तो अगर 100 रुपए की इनकम है और कंजम्पशन 60 है तो सेविंग्स कितनी? 40, 80, 120, 160 एंड 200। इन्वेस्टमेंट मुझे गिवन है हर लेवल पर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो 80 है। रही बात इक्विलिब्रियम की, मुझसे इक्विलिब्रियम के बारे में भी पूछा गया। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल पर एस और आई बराबर होते हैं, तो जहां एस और आई बराबर हो जाए वहां इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। आई होप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छे से समझ में आ गया होगा। 22nd क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा लास्ट लेक्चर में 2019 के पेपर में मैंने ये बात बताई है अच्छे से, ठीक है। बस वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं था, ये दोनों थे, तो वहां मैंने बता दिया था कि इसको कैसे करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, चॉइस वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो बेटा पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करते हैं। देखो बेटा गवर्नमेंट बजट से ना गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे हथियार हैं जिससे वो जहां रिसोर्सेस को एलोकेट करना चाहती है वहां करवाती है। मान लो बेटा कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनको गवर्नमेंट, कुछ एरिया ऐसे एरिया ऑफ ऑपरेशन है जिनको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, डिस्करेज करना चाहती है। ऐसे सारे एरियाज पर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती रहती है ताकि यहाँ से रिसोर्सेस निकल जाए कहीं और पहुंच जाए। जिन एरिया को आप डिस्करेज करना चाहते हो उन पे टैक्सेस बढ़ाते चले जाओ। जैसे कि मान लो सरकार लिकर को प्रमोट नहीं करना चाहती, ठीक है ना, सिगरेट को प्रमोट नहीं करना चाहती, ठीक है ना, टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाती रहती है कि दुनिया यहाँ से बाहर निकले, ठीक है ना, और रिसोर्सेस कहीं और एलोकेट करे। और जिस एरिया ऑफ ऑपरेशन को गवर्नमेंट बहुत एनकरेज करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या करती है वहां पर बेटा सब्सिडीज ऑफर करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप सब्सिडीज ऑफर करोगे लोगों का ध्यान यहाँ जाएगा, लोग इन चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना, सोलर पैनल, इन सब चीजों पर गवर्नमेंट की सब्सिडीज चल रही है। तो बेटा गवर्नमेंट ऐसे रिसोर्सेस का एलोकेशन करवाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली कई लोग रिसोर्सेज यहाँ से निकालेंगे और बेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। रही बात रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बेटा कैसे इनइक्वालिटीज सरकार खत्म करती है? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा बढ़ा कर। देखो डायरेक्ट टैक्स इंडिया में बड़ा प्रोग्रेसिव रहा है। प्रोग्रेसिव मतलब जो जितनी तरीके करेगा उसके ऊपर उतना टैक्स है। स्लैब रेट ये है 0 to 5 लाख तक आपकी इनकम है तो निल है टैक्स। 5 लाख से 10 लाख है तो आपकी इनकम पर 20% टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा पर आपके ऊपर 30% टैक्स। एक इंसान जिसने 12 लाख की इनकम आई उसके ऊपर कितना टैक्स? 5 लाख तक कुछ नहीं, अगले 5 लाख पर, 5 से 10 लाख पर 20% है, यानी कि 5 लाख पर 1 लाख टैक्स, और अगले 2 लाख पर 30% टैक्स, मतलब 60,000। सरकार ने आपसे 1,60,000 रुपए छीन लेने अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हो, यानी कि आपके पास खर्चने के लिए नेट डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेगी? 10,40,000। और मैं कहता हूँ आप गरीब हो, ठीक है जी, मतलब गरीब की डेफिनेशन तो खैर ऐसा सच कुछ नहीं दे रहा मैं, आप सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो साल के कितने कमाए आपने? 2,40,000। आपकी इनकम पर कोई टैक्सेस नहीं है।
तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाती चली जाए ताकि उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन सरकार की जेब में चला जाए, और ये जो गैप है बेटा पुअर और रिच के बीच, ये खाई कम हो जाए। इसके अलावा बेटा सरकार पुअर पीपल को सब्सिडीज भी ऑफर करती है। अमीरों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है बेटा, ताकि ये खाई कम होती चली जाए। सब्सिडी के तौर पर एलपी गैस सिलेंडर हो सकता है, ठीक है ना, कोई 2000 3000 पर मंथ की कैश सब्सिडी हो सकती है, ताकि ये जो गैप, ये जो खाई है बेटा अमीरों और गरीबों के बीच खत्म होती चली जाए। आई होप मैंने दोनों बातें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं 23rd। फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑन नेशनल इनकम। क्या फर्क पड़ेगा बेटा? देखो बेटा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, मान लो पहले $1 80 का था, आज $1 बढ़कर 85 का हो गया, इससे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी तो इंडियन रुपी है ना बेटा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, इसका इंपैक्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट विल राइज एंड इंपोर्ट्स विल रिड्यूस। ऐसा क्यों बेटा? अगर पहले कोई फॉरेनर $1 लाख लेकर आता था तो इंडिया से 80 लाख रुपए का सामान खरीद कर चला जाता था। अगर अब $1 लाख लेकर आएगा तो क्या होगा? तो बेटा 85 लाख का सामान खरीद कर जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा। ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट बढ़ गए और इंपोर्ट गिर जाएंगे। पहले बेटा अगर हमें $1 लाख का इंपोर्ट करना पड़ता था तो 80 लाख रुपए जेब में होने चाहिए थे। अगर अब $1 लाख का करना है तो 85 होने चाहिए। ऑटोमेटिकली लोग डिस्करेज करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि मेरे एक्सपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और इंपोर्ट गिरते चले जा रहे हैं, यानी कि मैं बोलूं तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और जब भी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमेशा नेशनल इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इंपैक्ट ये आता है कि नेशनल इनकम विल राइज। आई होप मैंने बात क्लियर की है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड बीओपी। बीओपी में डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा? बीओपी दो साइड से मिलकर बनता है, आपको भी पता है बेटा। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है। यहाँ सारे आउटफ्लोज आते हैं और यहाँ सारे इनफ्लोज आते हैं। जब भी बेटा इनफ्लोज, जो ऑटोनोमस इनफ्लोज हैं, वो बेटा कम हो जाएंगे ऑटोनोमस आउटफ्लोज से। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पड़ी होंगी बेटा, which is independent of the state of BOP। कोई भी बेटा BOP की स्टेट को नहीं देखता जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करता है। तो अगर मेरे ऑटोनोमस आउटफ्लोज ज्यादा हैं ऑटोनोमस इनफ्लोज से, या सिंपल भाषा में बोलो डेबिट साइड ज्यादा है BOP की क्रेडिट साइड से, तो बेटा सच अ सिचुएशन इज नोन एज डेफिसिट इन BOP। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिसिट होना BOP में। आगे बढ़ जाते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी। मुझे एनएनपी एट एमपी निकालना है और जीडीपी एट एफसी निकालना है। चलो जी निकालते हैं बेटा। बाबू एक बार सारा स्टैट पढ़ लो। रेंट एंड इंटरेस्ट, वेजेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एनआईटी, सब्सिडी, कॉर्पोरेशन टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और मिक्स्ड इनकम। बेटा मुझे एनएनपी एट एमपी निकालना है और जीडीपी एट एफसी निकालना है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी आए हो ना, तो ये बात पता होगा कि सारा स्टैट्स आपको इनकम मेथड का गिवन है। अगर इनकम मेथड का स्टैट्स है और बेटा इनकम मेथड से मुझे कैलकुलेट कर रहा है, तो इनकम मेथड डायरेक्टली ना ये निकलवाता ना ये, पहले आपको एनडीपी एट एफसी निकलवाना पड़ेगा। एनडीपी एट एफसी बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से, रेंट एंड रॉयल्टी से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से और मिक्स्ड इनकम से। अब रही बात कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड जो कि नहीं है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया। मेरे पास ये दोनों डेटा है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश का और बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ गया। रेंट एंड रॉयल्टी नहीं है, रेंट एंड इंटरेस्ट है, यानी कि दोनों मिलाकर दिया हुआ है मुझे 6000 प्लस प्रॉफिट। बेटा डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को मिलाकर प्रॉफिट बनता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस देखना ये गिवन है बेटा 120, डिविडेंड देखना है बेटा
डिविडेंड गिवन है बेटा मेरे को 80। रिटेन अर्निंग देखना, रिटेन की गई अर्निंग यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो नहीं बांटा मतलब रिटेन कर लिया, 400। 600 रुपए की बेटा प्रॉफिट हो गए। मिक्स्ड इनकम देखो जी, कहीं पर मिक्स्ड इनकम गिवन है, सबसे लास्ट वन 1000। तो बेटा ये 1000, ये 600, 1600, 1600 और 8000 यानी कि एनडीपी एट एफसी हो जाता है 9600 करोड़। मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं एनएनपी एट एमपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एनडीपी एट एफसी तक हैं, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए और एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। 9600 करोड़ पर है, एनएफआईए जोड़ दो। बेटा क्वेश्चन है मुझे एनएफआईए नहीं दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया। अच्छा, अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, टू अब्रॉड दिया, तो बेटा साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस कर दो, लेकिन एनआईटी जोड़ दो। एनआईटी आपके पास 100 है तो मैंने ऐड कर दिया, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट होकर आ जाएगा 9630 करोड़। कन्वर्जन कर ही लेंगे आप जीडीपी एट एफसी में, ये आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा 2018 का भी एग्जामिनेशन पेपर बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो चुका है और हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं कि हम बहुत जल्दी 10 ईयर के सैंपल पेपर खत्म कर लेंगे। बेटा अगर आप ये वॉच कर रहे हो ना सीरीज, तो बेटा मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि वॉच करने का फायदा तब होगा बेटा जब पूरा पढ़ चुके होंगे। लॉन्ग वीडियोस नहीं पढ़ी तो मेरे चैनल को रेफर कर सकते हो, रिवीजन बैच की वीडियोस देख सकते हो बिल्कुल लाइव। ठीक है जी। आखिरी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, मेरी वेबसाइट www.successmantra.com, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना। इस वेबसाइट पर बेटा हमने आपके लिए बहुत मेहनत से 30 सैंपल पेपर और तैयार किए, बिजनेस स्टडीज के 10, इकोनॉमिक्स के 10 और अकाउंट्स के 10। बंडल बाय कर लेना, 250 का है और बेटा ये मेरी कॉस्ट का 10% भी नहीं निकाल पाएगा। मैंने इतनी मेहनत करी है 30 सैंपल पेपर को कराने के लिए, आप भी समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। और ये ऑफर कुछ टाइम के लिए है, 250 के बाद ये अमाउंट इंक्रीज होगा और अच्छा खासा इसमें इंक्रीज होगा। आई होप आप सब तैयारी करेंगे और इन 30 सैंपल पेपर को भी बाय करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।